हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम मेवाराम चौधरी और आप सभी का मैं ज्ञान तंत्र और मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हमारा लेक्चर थर्ड है और इस लेक्चर के अंदर हम वेन डायग्राम से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और इस लेसन से जो लॉजिक पढ़ेंगे उसमें से क्वेश्चन जेई मेंस में या एडवांस में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, अच्छे से इसको अटेंड करें। जो भी आपको बेसिक पिछले दो लेक्चर के अंदर बताएं वो ज़रूर ध्यान होने चाहिए और आपको वीडियो सीक्वेंस में देखना है ताकि किसी भी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में हमें दिक्कत नहीं आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगे, आपने अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए काफ़ी सिंपल लॉजिक से हम यहाँ पे इस क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहले मुझे एडिशन प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करना है। तो ये एक वेन डायग्राम से रिलेटेड रिजल्ट है जिसको अपन वन बाय वन करके प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ए एंड बी, अगर कोई दो इवेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट के, तो उससे रिलेटेड हम ए यूनियन बी की वैल्यू को क्या पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी को पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। पहले इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में एक और नाम होता है, उसको आपको अच्छे से याद रखना है। ए यूनियन बी को अपन हिंदी में बोलते हैं एटलीस्ट वन। क्या बोलते हैं? एटलीस्ट वन। इस पॉइंट को ध्यान रखें। ये कई जगह आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिलेगा, तो वहाँ इसका मीनिंग समझना, एटलीस्ट वन की बात हो रही है। अब ऐसा ही सेम रिलेशन हमको सेट के अंदर भी देखने को मिलता है। वहां पे क्या पढ़ते हैं, एन इन सेट के अंदर एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अगर किसी को डाउट है तो पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये कहाँ से निकल के आया। तो देखिए, अगर हमारे पास में ये वेन डायग्राम है जिसका सैंपल स्पेस एस से लिखते हैं और ये ए और बी कोई दो सेट हैं, तो ये कंप्लीट रिंग पहली वाली एक ही है जिसमें ये बीच का पार्ट अपन क्या बोलते हैं, ये पिछली वीडियो में भी आप बताया था और आप सेट जो एक्सरसाइज है उससे भी अपन ये अच्छे से जानते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए, अगर मुझे इन दोनों पोर्शन का यूनियन लेना है यानी इसको मिक्स करना है, तो मिक्स करते समय क्या करते हैं, जो कॉमन पोर्शन होता है उसको एक ही बार लेना चाहिए। तो पहले क्या करते हैं, ए को ऐड कर लेते हैं, फिर बी को ऐड करते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, बीच वाला पोर्शन दो बार आ गया होगा, तो एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो एन ए यूनियन बी यहाँ तक आ गया। अब मैं इस रिलेशन को दोनों साइड में एन ऑफ एस से अगर डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, एन ऑफ एस से यानी सैंपल स्पेस के एलिमेंट से डिवाइड कर दिया जाए बोथ साइड, तो ये वाली डेफिनेशन क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा आपका ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी। जो आपकी क्लासिकल डेफिनेशन यही है, तो यहाँ से ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी ऑफ ए। सिमिलरली ये अगला वाला पार्ट बन जाएगा पी ऑफ बी और अगला वाला पार्ट बन जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें आगे ये प्रूव हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले में आप समझते हो, तो यहाँ पे हमें ए माइनस बी की बात होती है। ठीक है, तो ए माइनस बी को बोलते हैं ओनली वन। क्या बोलते हैं? ओनली वन। ये हिंदी के नाम आपको या इंग्लिश के याद रखने जो लैंग्वेज के फॉर्म में होते हैं, ओनली वन। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे हमें एक रिजल्ट और भी पढ़ना है। तो पहले तो ए माइनस बी का मीनिंग होता है कि यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है जिसमें केवल ए की बात हो रही है, ओनली ए का एरिया देखना होता है। ठीक है, तो ये जो आगे वाला पोर्शन दिख रहा है जो मैंने थोड़ा सा शेडेड कर रखा है, इस पोर्शन को आप बोलते हैं ए माइनस बी। तो आप यहाँ से देखोगे तो ए माइनस बी का मतलब होता है ए में से वो पोर्शन हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कॉमन है। तो क्या करते हैं हम, इस ए में से कॉमन पोर्शन को हटा देते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन निकल के आती है। अच्छा, कभी कभी ये जो है उसको इस तरह से भी लिखा हुआ दे सकते हैं आपको, ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपको ये दोनों कंडीशन कहीं दिख जाए तो उसकी इक्विवेलेंट क्या लिखना है, पी ऑफ ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। इतनी बात क्लियर आ गई समझ में?
अच्छा, ये जो रिलेशन है ये आपको ऐसे भी किसी जगह लिखा मिल सकता है, P ओनली ए। क्या मिल सकता है लिखा हुआ? P ओनली ए। समझ आओगे? अब ऐसे ही में इसी का सेकंड का ए पार्ट समझते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। क्या कह रहा हूं मैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी। तो ओनली बी वाला जो पोर्शन होता है उसको यहाँ पे नोट कैसे करेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी से नोट करेंगे। कैसे नोट करेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी से। अब ये कौन सा पोर्शन होगा? तो देखो ये इस साइड में जो आ रहा है, आगे साइड में मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि एग्जैक्टली ये कौन से पोर्शन की बात हो रही है। तो ये जो पोर्शन आ रहा है बच्चों, जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये वाले पोर्शन को अपन बोलेंगे ओनली बी। क्या बोलेंगे? ओनली बी। तो इसको मुझे कई तरीके से यहाँ पे डिनोट करना आना चाहिए। ओनली बी भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकली इसको लिखना चाहेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी माइनस ए। ठीक है, ये सभी किसी के इक्विवेलेंट है, ये सारी वैल्यू किसी एक रिलेशन के इक्विवेलेंट निकल के आएगी, और वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला है। तो अब कभी आपको ओनली बी लिखा मिल जाए किसी क्वेश्चन के अंदर, तो इसकी जगह लिखेंगे पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ए डैश इंटरसेक्शन बी भी लिखा मिल सकता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए भी लिखा मिल सकता है। क्लियर है? तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्लाइड है आज की क्लास की। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से माइंड में रखें। देखिए, आज की क्लास ओवरऑल वेन डायग्राम के रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उस पे बेस्ड है, तो काफी लॉजिकल बातें यहाँ पर आपको समझ में आएगी। अब देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि अगर ये सारी चीजें यहाँ पे देखेंगे तो क्या क्या हमारे पास में पॉइंट आ गए। तो ए यूनियन बी का तरीका हमने पढ़ लिया, तो ये फॉर्मूला हमें क्लियर होना चाहिए। अब ये थर्ड वाला जो पॉइंट है ये भी हमने जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर देख लिया, ए डैश इंटरसेक्शन बी में। तो यहाँ पे डैश किस पे लग रहा है बच्चों? ए पे लग रहा है, तो बी में से कॉमन पार्ट हटा देना है, और इसमें बी पे डैश लग रहा है, जिस पे डैश नहीं लगता है उसमें से कॉमन पार्ट हटाते हैं, तो ये वाला रिजल्ट भी क्लियर हो जाएगा। अब ये जो सेकंड वाला पार्ट है, इस थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्टली वन कौन सा होता है। तो आपके पास में जो वेन डायग्राम हमने जस्ट पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया था, तो इस क्लास मतलब इस स्लाइड के अंदर आप देखोगे तो ओनली एग्जैक्टली वन, तो एग्जैक्टली वन में ये वाला पोर्शन है जिसमें केवल एक ही पोर्शन आ रहा है, और ये आगे वाला देखेंगे। तो कहने वाले जो कॉमन पार्ट है इसको नहीं लेना है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वन की बात करें तो इसका मीनिंग ये भी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी, इसको बोलते हैं एग्जैक्टली वन। अगर हमारे पास में दो सेट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी वाले पोर्शन को बोलते हैं एग्जैक्टली वन। ठीक है ना, इसमें नाम नहीं दे रखा है, स्पेसिफिक बता नहीं रखा कि किसकी बात हो रही है, ए की बात हो रही है या बी की बात हो रही है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? तो ओनली ए में हमने क्या समझा था बताओ? ओनली ए में समझा था पी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ओनली बी में क्या समझा था? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो पी ए प्लस पी बी माइनस 2 टाइम हो जाएगा। कितना आएगा? 2 टाइम आएगा। तो देखो इसमें डिफरेंस इतना ही है, यहाँ पे 1 है, इधर 2 है, तो ओनली वन या एग्जैक्टली वन आ जाए। क्या आ जाए? ओनली वन या एग्जैक्टली वन आ जाए किसी क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में, तो उस जगह पे आपको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन बी का लॉजिक लगाना है। राइट, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं, डी मॉर्गन रूल को समझने की कोशिश करते हैं। ये डी मॉर्गन रूल कई क्वेश्चन के अंदर हमें काम में आता है, और ये क्या रिलेशन को शो करता है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास में ए के ऊपर डैश है और बी के ऊपर डैश है, डी मॉर्गन रूल हमने सेट थ्योरी के अंदर भी पढ़ रखा है, तो सेम उसी के रिलेटेड यहाँ पे है। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, ऐसा मिल जाए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डैश के इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, और अब हमने पढ़ा है कि किसी इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसके ऊपर डैश लग रहा है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी आ जाएगा। तो ये एक रिलेशन है जिसको अपन पहले ये कन्वर्ट करेंगे और इसके बाद फाइनली इस तरह से कन्वर्ट। अब आपके पास में ए यूनियन बी का ऊपर से फॉर्मूला है, ए यूनियन बी हम ऑलरेडी जानते हैं, तो वो आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसा मिल जाए तो आप इस रिलेशन से सॉल्व करते हैं। तो ये डी मॉर्गन के नाम से यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ऐसे ही
यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, क्या आ जाए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाए, तो ये राइट साइड में कन्वर्ट कैसे हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर हमें जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने को मिलता है वो फर्स्ट वाला रिलेशन मिलता है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इस फर्स्ट रिलेशन के अंदर क्या क्या पैरामीटर है, क्या क्या पार्ट है, राइट। तो ये डी मॉर्गन, अच्छा इसको हम बहुत आसानी से वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो सेट थ्योरी के अंदर कहीं इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे बस इसका एक रिवीजन ही है। ठीक है, जहाँ जरूरत लगेगी मैं उसको कम्प्लीटली आपको समझाऊंगा। चले आगे, अब यहाँ पे एक पॉइंट और कवर कर लेते हैं ताकि आगे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं बने, तो ये एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमें दो तरह से रिजल्ट पढ़ने, एक है ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट, ये एक रेशियो होता है। तो ऑड इन फेवर का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन अनफेवरेबल केस। ठीक है, ऑड इन फेवर यानी ये कुछ फेवर के होने की बात कर रही है, तो ये आप कभी या किसी क्वेश्चन में कैसे समझने की कोशिश करोगे, तो इसका एक जनरल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई इंडिया की टीम है, वो किसी अदर टीम के साथ में मैच खेलने जाती है, लेट से वो पाकिस्तान के साथ में मैच खेलने जाती है। ठीक है, तो इंडिया की और इन फेवर की बात हो जाती है, तो ऐसे बोला जाएगा कि इंडिया कोई 4 मैच की सीरीज खेलने जा रही है और उसमें ऑड इन फेवर 3:1 है। तो 3:1 का मतलब है इंडिया 4 मैच की सीरीज में 3 मैच जीतेगी और 1 हारेगी। तो फेवरेबल केस और अनफेवरेबल केस में क्या होगा, यहाँ पे टोटल मिलाएंगे, तो टोटल अगर मैच की बात करें तो मैच निकल के आएंगे, क्योंकि फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल ये टोटल वैल्यू को डिनोट करवाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं अगर इंडिया पाकिस्तान की सीरीज की बात करता हूँ और उसमें टोटल 4 मैच हैं जिसमें 3 इंडिया जीतता है और 1 इंडिया हारता है, तो हम ऑड इन फेवर के केस में क्या बोलेंगे, 3 जीता है और 1 हारा है, क्या बोलेंगे, 3 जीते और 1 हारे हैं। तो उसको यहाँ पे अगर रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहें, इसके फॉर्म में लिखना चाहें, रेशियो के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, 3:1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3:1। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला पार्ट फेवरेबल बता रहा है और नीचे वाला अनफेवरेबल केस बता रहा है। अब मान लीजिए चलो यहाँ से आपको प्रोबेबिलिटी लिखनी है इंडिया की विन की, इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, 3 अपॉन टोटल, अपॉन क्या लिखेंगे, टोटल, तो 3/4 प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी। तो जब भी आपके पास में जो रेशियो निकल के आता है तो इसको मैं जनरल फॉर्मेट में लिखूं, तो ये m अपॉन n के फॉर्म में अगर हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, तो फेवरेबल यहाँ पे m है और अनफेवरेबल कितने n है, तो टोटल कितने हो जाएंगे बताओ, तो टोटल अगर बात की जाए तो टोटल आपके पास में होंगे m प्लस n। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप लिखते समय क्या करोगे, किसी भी इवेंट की फेवर में, प्रोबेबिलिटी फेवर में लिखी जाती है, तो प्रोबेबिलिटी लिखते समय क्या करेंगे, यहाँ पे m अपॉन m प्लस n लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपको रेशियो है और रेशियो से प्रोबेबिलिटी तक जाना है। तो रेशियो जो होगा उसके अंदर नोमिनेटर वाला पार्ट फेवरेबल वाला बता रहा होगा और डिनोमिनेटर का क्या बताएगा, अनफेवरेबल, अगर ऑड इन फेवर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फेवर की बात हो रही है। अब ऐसे ही सेकंड केस या ऐसे में लैंग्वेज मिलेगा, तो ऑड अगेंस्ट, ऑड इन अगेंस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन या एक वर्ड रह रहा था, ऑड इन अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है उसके विरुद्ध की बात हो रही है, क्या हो रही है, विरुद्ध की बात हो रही है। तो इसमें विरुद्ध की जब बात होगी तो अनफेवरेबल नोमिनेटर में आएगी और फेवरेबल डिनोमिनेटर में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेशियो की बात करूंगा तो n ऊपर आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी में क्या लिखते हैं अपन, फेवरेबल ऊपर लिखते हैं और टोटल नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपको ऑड इन अगेंस्ट दे रखा है, तो आपके फेवरेबल कहाँ मिलेंगे, डिनोमिनेटर के अंदर मिलेगा। ठीक है, और ऑड इन फेवर दे रखा है तो फेवरेबल कहाँ मिलेगा, नोमिनेटर में मिलेगा। ये एक थोड़ा सा आप पॉइंट माइंड में रखें जब भी फेवरेबल और फेवर और अगेंस्ट की बात हो रही है। फेवर में जो फेवरेबल केस होते हैं वो नोमिनेटर में रहते हैं और अगेंस्ट की बात करें तो फेवरेबल केस कहाँ रहते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर रहते हैं। तो ये आप क्वेश्चन की लैंग्वेज से पकड़ जाना अच्छे से। अब मान लीजिए मैंने आपको ये ऑड इन फेवर का रेशियो दे दिया 1:3, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उसकी, तो 1/4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, क्योंकि फेवरेबल नोमिनेटर में और टोटल इन दोनों का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे रेशियो मैंने दे दिया 3:4, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/7 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल डिवाइड में जा रहे हैं। राइट, एक क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर ये पॉइंट
काम में आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ इन ए कार रेसिंग ऑड इन फेवर ऑफ एज एंड ऑड इन फेवर ऑफ एज कितना है, 2:3 है, क्या से समझे, और ऑड इन अगेंस्ट ऑफ बी इज ए 4:1, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए और बी। हमें ए और बी के विनिंग की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यानी ए और बी का मतलब है ए और बी का यूनियन लेना है। तो पहले इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लिखने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी। तो मुझे बताओ यहाँ से ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी कार रेसिंग में, तो उसके ऑड इन फेवर कितना है, 2:3 है, यानी 2 उसके फेवरेबल केस है और 3 उसके अगेंस्ट में, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/5 हो जाएगी। क्या समझ में आ गया आपको, 2/5। अच्छा, अब बी की बात करें तो यहाँ पे ऑड इन अगेंस्ट कितना है, 4:1 है। तो ऑड इन अगेंस्ट में सेकंड वाला पार्ट क्या कहलाता है, आपका फेवरेबल कहलाता है। क्या कहलाता है, फेवरेबल। तो ये 1 और टोटल कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इतनी बात अच्छे से दिमाग में रखें कि जब भी ऑड इन फेवर की बात होगी तो हमें पहला वाला पार्ट लेना है फेवरेबल में, और ऑड इन अगेंस्ट की होगी तो सेकंड वाला पार्ट लेना है फेवरेबल में। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ तक आ गई। अब आगे अपन क्या करना चाह रहे हैं, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, ए और बी की प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ए यूनियन बी लिखेंगे। तो अभी आपके सामने मैंने फॉर्मूला बताया था, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दो कार जब रेस कर रही है, क्या कर रही है, दो कार रेस कर रही है, तो ए और बी क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। यानी पहली कार की जो विनिंग है वो दूसरे पे इफेक्ट नहीं कर रही है और दूसरे कार का फर्स्ट पे इफेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्ट ए एंड बी क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और इंडिपेंडेंट इवेंट हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, बताओ तो उसमें ये जो इंटरसेक्शन होता है ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है। क्या होता है, इंटरसेक्शन मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। तो यहाँ से मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2/5 इंटू 1/5। ठीक है, तो 2/25 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो जब मैं इनको लिखूंगा एक जगह पे, तो पहले 2/5 प्लस 1/5 माइनस 2/25, राइट। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 25। तो 5 ये 10 हो जाएगा, इधर 5 माइनस 2, तो ये 13/25 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड एक्स्ट्रा जोड़ देना, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्या है ये, इंडिपेंडेंट। ये थोड़ी सी लैंग्वेज क्वेश्चन की मैं क्लियर कर देता हूँ, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। तो आंसर कितना आ रहा है, 13/25। आपको यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिखेगा, तो थोड़ा सा ये ऑप्शन ना बनाते समय मुझे गलती होगी। तो अब मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट का मीनिंग क्या होता है। एक रेशियो होता है, ऑड इन फेवर की बात करेंगे तो पहला वाला फेवरेबल होता है, और ऑड इन अगेंस्ट की बात करेंगे तो सेकंड वाला फेवरेबल होता है, राइट। चले आगे। अब आपको कुछ और क्वेश्चन में करवाता हूँ, ए और बी के यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड। तो देखिए ये जेई 2019 का क्वेश्चन है, जनवरी वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बोला गया इन ए क्लास 60 स्टूडेंट, कितने इसमें 60 स्टूडेंट है, यानी यहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने का है, 60 का है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब 40 पीपल ऑप्टेड फॉर एनसीसी। ठीक है, तो लेट एनसीसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सिंबल से डिनोट कर रहा हूँ, तो ए से डिनोट करता हूँ, और यहाँ पे दूसरी बात किसकी हो रही है, एनएसएस की, तो उसको बी से डिनोट कर लेते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी सी हमारी फॉर्मूले का फॉर्म आसान सा नजर आएगा। तो बताइए कितने लोग एनसीसी को ऑप्ट कर रहे हैं, 40, तो मैं एन ऑफ ए लिख सकता हूँ। एन ऑफ ए कितना है, 40। एनएसएस कितने जा रहे हैं, 30 पीपल जा रहे हैं। ठीक है, 30, तो इसको बी से लिखेंगे तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा, 30, राइट। आगे बोला है कि 20 पीपल ऑप्ट फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस, दोनों के लिए बीच में एंड लग रहा है, तो क्या लगेगा, इंटरसेक्शन। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना आएगा, 20। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो क्या चाहिए हमें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, देन प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नाइदर फॉर एनसीसी नॉर एनएसएस, यानी हमसे पूछा जा रहा है नाइदर, नाइदर का मतलब इस पर डैश लगाना है, ये आपको पूछ रहे हैं, स्टूडेंट नाइदर
एनसीसी है और नॉर एनएसएस है। तो एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो हमें एक फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें अच्छे से आती हैं। तो देखिए ये हमने डी मॉर्गन से पढ़ा था। किससे पढ़ा था? डी मॉर्गन रूल से। तो डी मॉर्गन रूल के अंदर क्या था बताइए आप? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो ठीक है, नहीं प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो डी मॉर्गन MOR मॉर्गन रूल। तो डी मॉर्गन रूल के अकॉर्डिंग क्या था? पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात करें तो कितना होता है? अच्छा ये लाइन को इस तरह से लिखेंगे, ये आपके समझ में आया कि नहीं है? नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस को पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश से लिखेंगे। अच्छा इसको कैसे लिखेंगे अपन? अब डी मॉर्गन रूल अप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर कंप्लीट डैश और ये 1 माइनस पी ए यूनियन बी हो जाएगा। इतना ठीक है। अब बताओ इसके अंदर ये खुद का इसका फॉर्मूला क्या था? इसके जब खुद का फॉर्मूले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में ये था पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इतना ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए होगा बच्चों? ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए होगी, बी की प्रोबेबिलिटी और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। मेरे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो पी ऑफ ए क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस से मिलेगा। तो एन ऑफ ए का मतलब ये 40 और एस कितना है? 60। तो 40/60 कितना हो जाएगा ये? आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 4/6 ही रहने दो। ठीक है। तो ये सिमिलरली मैं यही पे कैलकुलेशन पूरी कर लेता हूँ। 1 माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 40/60 आ जाएगा। अगले में कितना आएगा? 30/60 आ जाएगा। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेशन कर और ये 20/60। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा? 470 माइनस 50 20 यानी 5/6 और ये कैलकुलेशन करेंगे तो 1/6 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं जिसके अंदर सिंपल ये लॉजिक आपको अप्लाई करना होता है। राइट, चले आगे एक क्वेश्चन और देखेंगे। अब यहाँ पे भी दो इवेंट की बात हो रही है। प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम, कितनी किसकी बात हो रही है? इस लाइन को पकड़िए, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज 2/5। अब बताओ मुझे तो आप, अगर दो इवेंट है और यहाँ पे एग्जैक्टली वन की बात करें तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है? 2/5। अब एग्जैक्टली वन को हमने क्या पढ़ा था बताओ? आपको स्लाइड के अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एग्जैक्टली वन का मतलब पढ़ा था पी ऑफ ए पी ऑफ बी -2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कितना है? 2/5। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब अगली लाइन में देखिए क्या कर रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट ए और बी अकर्स। किसकी प्रोबेबिलिटी? ए और बी की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी कितना है? ये 1/2 है। अब ए और बी का मीनिंग क्या होता है? तो ए और बी का मीनिंग होता है ए यूनियन बी। ये कितना है? 1/2। अब ए यूनियन बी का तो आपके पास में फॉर्मूला होता है, क्या होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/2। तो ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आ गई। अब देखिए फाइनली आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम अकर, यानी इनका मीनिंग है आपको चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू। बोथ का मतलब ए एंड बी एक साथ में। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। आपके पास में जो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिल रही है, कौन कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मिल रही है, इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करते हैं? इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये पी ए से ही कट जाएगा, पी ऑफ बी से पी ऑफ बी कट जाएगा, तो फाइनल कितना बचेगा? माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2/5 माइनस 1/2। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ये 4 माइनस ये 5, तो माइनस का 1/10। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, माइनस माइनस कैंसल, 1/0.1 आएगा। कितना आ जाएगा? 0.1, जो कि आपको ए ऑप्शन के अंदर दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन सीधे आते हैं, बस आपको लैंग्वेज से मैथमेटिकली कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था। एग्जैक्टली वन की जब बात करें तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया और की बात करें तो ए यूनियन बी होता है। ठीक है, ये और आपको थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए अब हम बढ़ते हैं। 3 सेट अगर आ जाए हमारे पास में तब हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, तो 3 सेट ए बी एंड सी है, तो उससे रिलेटेड हमें वेन डायग्राम
के बिहाफ पे कुछ फॉर्मूले यहाँ से निकालने हैं। अब देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी समझने वाला पार्ट है, तो अच्छे से इस पार्ट को अंडरस्टैंड करें कि यहाँ पे अगर हमारे पास में 3 पार्ट आ जाते हैं या 3 सेट आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड हमें वेन डायग्राम को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है। तो देखिए अगर 3 सेट हैं तो उनके बीच में लेट से मैं इसको ये बोलता हूँ, तो पहले तो मुझे ये रीजन को पहचानना आना चाहिए, ये बी और ये कंप्लीट तीसरी वाली रिंग सी है। तो ये वाला जो पार्ट है, देखिए ये जो पार्ट है ये दोनों बीच में कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे जो ये वाला पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो पार्ट आ रहा है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी, और जो ये बीच का पार्ट है उसको क्या बोलूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे यहाँ से समझाना क्या है आपको एग्जैक्टली कि इन तीनों का मुझे अगर यूनियन लेना है, क्या करना है, तीनों का यूनियन लेना है, तो वो यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, इन पहले तीनों का एडिशन माइनस दो के कॉमन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ए बी सी एंड ए सी, प्लस तीनों के कॉमन पार्ट को ऐड कर लेते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन है ये बनता कैसे है, ये सेट के रिलेशन से बनता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये समझाना चाहूंगा कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी लेना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अगर मुझे सेट के नजरिए से समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी के अंदर तो क्या करना है, सैंपल स्पेस से डिवाइड ही करना है और कुछ नहीं है। तो ए यूनियन बी, तो पहली बात तो ये क्लियर रखें कि ये कंप्लीट रिंग है, इसमें ए है, और अब इस रिंग के अंदर ये जो पार्ट है जहाँ पे ये मैं थोड़ी सी आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट, तो इस पूरे पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे ये जो पार्ट है, ठीक है, ये यहाँ तक का पार्ट, इसको हम बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी, और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब इन तीनों में बीच का पोर्शन कॉमन हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बहुत इजी है, पहले मैं ऐसे करता हूँ कि तीनों का मुझे यूनियन लेना है, तो तीनों को पहले ऐड कर लेते हैं, ए बी प्लस सी। अब मैं तीनों को जैसे ऐड करता हूँ तो इसमें क्या हुआ कि ये जो कॉमन पोर्शन है ये ज्यादा बार आ गया है, भाई ए के साथ में भी आया, बी के साथ में कौन आया, ए इंटरसेक्शन बी आया है। ऐसे बी की रिंग और सी की रिंग में कॉमन कौन है, बी इंटरसेक्शन सी, तो ये 2 बार आ गया है इनके साथ में। और ऐसे ए इंटरसेक्शन सी वाला हिस्सा ये 2 बार ऐड हो गया है जब मैंने ए बी और सी को ऐड किया है। तो अब क्या करेंगे, सम्मान के साथ इसको माइनस कर देते हैं रेस्पेक्ट से, तो जब माइनस करेंगे तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ है, अब समझने की कोशिश करना, ए की रिंग के साथ में ये पोर्शन आ गया था और बी ये वाला पोर्शन आ गया था, तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आप मुझे थोड़ा सा इस पोर्शन की तरफ बात करो, ये कितनी बार माइनस हुआ है, तो पहले जब मैंने ए बी एंड सी को लिया था तो ये पर्टिकुलर ये वाला रीजन ये 3 बार ऐड हुआ था। आप समझ पा रहे हो मेरी बात, ये कितनी बार ऐड हुआ था, 3 बार ऐड हुआ था। अब मैंने क्या किया है, ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया तो उसके साथ में 1 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये उसके साथ में भी गया, तो यानी 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया है। और ए इंटरसेक्शन सी की बात करेंगे तो ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है। हमने शुरुआत में 3 बार ऐड किया था और फाइनली इनके साथ में 3 बार ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो गया है। तो क्या ये ए यूनियन बी यूनियन सी का हिस्सा नहीं है, तो ये उसका हिस्सा तो है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फाइनली उसको एक बार फिर से ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बीच का पोर्शन इस पूरे यूनियन में शामिल हुआ ही नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को फिर से ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि ए के साथ में बी के साथ में सी के साथ में ये 3 बार ऐड हुआ था और ऐसे ये 3 बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ओवरऑल तो ये इंक्लूड हुआ ही नहीं, लेकिन यूनियन का तो हिस्सा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, मुझे फिर से ऐड करवाना पड़ता है। तो ये आपके पास में रिलेशन आ गया। अब मैं इसको अगर एस से डिवाइड कर लूं कंप्लीट दोनों साइड से, तो मेरे पास में प्रोबेबिलिटी का रिलेशन निकल के आ जाएगा। अब ए यूनियन बी यूनियन सी को अपन लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो उसको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, एटलीस्ट 1, ठीक है। अगर 3 सेट की बात करें और उसमें एटलीस्ट 1 लिखें तो आप समझ जाना कि इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हो रही है, ठीक है। 2 सेट के लिए बात करें तो ए यूनियन बी की बात हो रही होगी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जैक्टली 1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इस
थीन सेट के लिए ये वाला जो पार्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस पार्ट के अंदर आपको क्या समझना है, एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन को मैं समझाने के लिए आपको एक एक करके समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जैक्टली वन का मतलब ओनली ए, क्या कह सकते हैं, ओनली ए हो सकता है, ओनली बी और ओनली सी की बात हो रही होगी। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वन मिलेगा। ओनली ए प्लस ओनली बी प्लस ओनली सी, इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली वन बोलेंगे। अब इतना बताओ कि ओनली ए क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनके नोटेशन समझाए थे कि ये पोर्शन को अपन को ए इंटरसेक्शन बी बोलना है, इस वाले पोर्शन को बी इंटरसेक्शन सी और ये वाले पोर्शन को ए इंटरसेक्शन सी बोलना है। कंडीशन है कि पहली वाली रिंग ए की है, दूसरी बी की रिंग है, तीसरी सी, और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ओनली ए कौन सा होता है, तो पहले मैं ओनली ए को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो पोर्शन है आप देख पा रहे हो, इस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं, ओनली ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओनली ए, जिसके अंदर केवल और केवल ए का हिस्सा दिख रहा है, इस वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, ओनली ए बोलेंगे। अब देखिए इस पोर्शन को मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं, तो ये पूरा ए का हिस्सा है तो पी ऑफ ए, ठीक है, मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी भी समझा रहा हूँ। लेकिन इसमें ए की रिंग तो कंप्लीट है, जिसमें देखोगे तो ये व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है ये यहाँ तक ए का पूरा ए है। मुझे केवल ये शेडेड पोर्शन चाहिए तो आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप कहोगे इसमें ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, और किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब देखिए जब आपने ए वाला पार्ट लिया होगा तो ये कितनी बार आया था बताओ, तो ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा कितनी बार आया था, ए के साथ में एक बार आया था, क्या नहीं आया था, ये एक बार आया था। लेकिन आपने ए इंटरसेक्शन बी को जब सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला पोर्शन जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये बीच का पोर्शन है, मैं इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोर्शन कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, इसके साथ एक बार और यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट हो गया। तो एक तरह से हमने एक बार लिया था और दो बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हम तो लॉस में आ गए। हमको बराबरी पे रखना है कि ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ये जो पोर्शन है ये बीच का पोर्शन है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं है, इसका किसका हिस्सा नहीं है, ये आपका ओनली ए का हिस्सा नहीं है। तो हमने क्या किया, ए की रिंग में से जब ए इंटरसेक्शन बी को सब्ट्रैक्ट किया और ए इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट किया, तो इस प्रोसेस में ये दो बार सब्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन ऐड कितनी बार हुआ था शुरुआत में, एक बार। तो हमको बराबरी पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ए के साथ में और अलग से ये दो बार इंक्लूड हुआ, ए के साथ में और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी दो बार इंक्लूड हो गया, और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी के साथ में ये हट भी गया, तो ओवरऑल क्या होगा, केवल ए के पोर्शन को ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। अगर पहला समझ में आ गया तो बाकी तो उसी के सिमिलर है। अब देखिए अगर हम ओनली बी की बात करें, इसकी बात करें ओनली बी की, तो ओनली बी में ये वाला पोर्शन आएगा। कौन सा पोर्शन आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको ये ब्लू से शेडेड किया, तो ये पोर्शन किसका आएगा, ओनली बी की बात करेगा। तो देखो ओनली बी को लिखना है तो मुझे पहले तो पी ऑफ बी लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है ये वाला, ठीक है, ये वाला पोर्शन माइनस करना है और ये वाला पोर्शन माइनस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले बी का जो हिस्सा है ए के साथ में उसको माइनस कर दो, और बी का हिस्सा है जो सी के साथ में इसको माइनस करो। कौन सा हिस्सा, बी का हिस्सा सी के साथ में। लेकिन इस प्रोसेस में ये बीच का पोर्शन कितनी बार हट गया, दो बार, तो इसलिए एक बार फिर से इसको ऐड करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब बताओ ओनली सी कौन सा होगा। अगर ओनली सी आपने अच्छे से लिख लिया तो आपको ये समझ में अच्छे से आ गया, तो मैं ओनली सी को यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। तो ये नीचे जो पोर्शन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं अपन ओनली सी। क्या बोलते हैं, ओनली सी वाला पोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन को मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो टोटल सी लिखिए, ठीक है। टोटल सी में से सी का हिस्सा किसके साथ जा रहा है, ए के साथ में भी और बी के साथ में, तो ए इंटरसेक्शन सी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे सी लिखा है, प्लस ये तीन बार मतलब तीनों का पोर्शन ऐड करना पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या आपको समझ में आया। जब इस वाले पोर्शन की बात करेंगे तो ये जो रिंग है इसको सब्ट्रैक्ट किया था मैंने, और ये वाली रिंग सब्ट्रैक्ट की,
ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 का पोर्शन 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए एक बार ऐड करना पड़ता है। तो ये लास्ट का समझ में आ गया। सिमिलर बी एंड सी के लिए अब इनको ऐड कर दें। क्या करना है? ऐड कर दें इन सबको। तो आपके पास में क्या मिलेगा? ऐड करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 को कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली सी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ये मैथमेटिकली आपको समझ में आना चाहिए। बाकी एडिशन से ये रिजल्ट जो ऊपर लिखा है वही बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ओनली ए को बोलते हैं बच्चों ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ऐसा भी आपको कभी लिखा मिल सकता है। ऐसे ओनली बी को लिखेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ओनली सी को कैसे लिखेंगे? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पार्ट अच्छे समझ में आ गया। यहाँ पे सी है। ठीक है, अब ये नोटेशन आपको मैथ में कई लिखे मिल सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में, तो आप इसको समझ जाना है कि यहाँ पे ओनली ए की बात हो रही है। अगर ये लिखा मिल जाए तो ओनली बी की बात हो रही है, और तीसरी वाली बात करें तो ओनली सी की बात हो रही होगी। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए जब ऐड करूंगा तो पी ए प्लस पी बी प्लस सी, ये तीनों ऐड आ जाएंगे माइनस। अब ए इंटरसेक्शन बी देखो कितनी बार आया है? यहाँ पे आया है और यहाँ पे 2 बार आया है, तो 2p ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी 2 बार आया, एक तो यहाँ आया और एक बी इंटरसेक्शन सी कहाँ आया? ठीक है, अच्छा यहाँ पे बी है। ठीक है, ये बी इंटरसेक्शन सी है, क्योंकि बी का सी का हिस्सा ए के साथ है या बी के साथ में है, तो ये 2 बार आ गया यहाँ पे, देख पा रहे हो? तो इसलिए 2 टाइम बी इंटरसेक्शन सी और ये 2 टाइम ए इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। और ये तीनों का पोर्शन कितनी बार आ गया? 3 टाइम। तीनों का पोर्शन कितनी बार आ गया? 3 टाइम। तो 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं और इसका अगला रिजल्ट पढ़ते हैं एग्जैक्टली 2 के बारे में। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली 2 क्या पोर्शन को दिखाएगा? तो देखिए ए बी एंड सी ए। तो एग्जैक्टली 2 की जब बात आती है तो बच्चों ये वाला जो पोर्शन होता है जिसमें 2 का हिस्सा आता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन एग्जैक्टली 2। अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये जो ऊपर ऊपर जो पोर्शन दिख रहा है इसको बोलते हैं अपन एग्जैक्टली 2। बहुत ही आसान तरीके से इसको आप याद रख सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये पूरा ए इंटरसेक्शन बी का होता है, ऐसे ये बी इंटरसेक्शन सी का हिस्सा होता है, और ये कितना होता है? ए इंटरसेक्शन सी। और ये जो कॉमन पार्ट होता है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो आप बताओ मुझे, ये जो रेड पोर्शन दिखा रखा है आपने फर्स्ट, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, इसको थर्ड मान सकता हूँ। तो इन तीनों कैसे लिखूंगा? तो पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी लिखूंगा, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर सी ए इंटरसेक्शन सी। इस प्रोसेस में आपको पता है ए इंटरसेक्शन सी तो ये पूरा पोर्शन होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला पोर्शन ऐड हुआ है, कितनी बार ऐड हुआ है? मैं 3 बार ऐड किया है, तो तीनों में ऐड हो चुका है, ये तीनों में ऐड हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी के साथ में भी बीच वाला पोर्शन आया है, ये बी इंटरसेक्शन सी के साथ में है, और ए इंटरसेक्शन सी के साथ में है। तो हमको कितनी बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? 3 बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये तीनों को पहले ऐड करिए और माइनस कितनी बार करेंगे? 3 बार माइनस कर लेंगे, तो ये आपके पास में आ जाएगा एग्जैक्टली 2। ठीक है, तो आपको मेनली ये वाली स्लाइड पे थोड़ा सा फोकस करना है कि एग्जैक्टली 1 कैसे लिखा है। ठीक है, एग्जैक्टली 1 में क्या करना है? तीनों को ऐड करें, फिर 2 बार सब्ट्रैक्ट और 3 बार ऐड करना है। फिर यहाँ पे क्या करना है? 3 बार सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, अब हमने क्या क्या देख लिया? तो एटलीस्ट 1 की बात करें तो आपको पहले तीनों को ऐड करना है, फिर माइनस कॉमन पार्ट हटाना है, और फिर प्लस में ऐड कर लेना है तीनों का पार्ट। अब एग्जैक्टली 1 की बात आएगी तो 2 बार सब्ट्रैक्ट करना है और 3 बार ऐड करना है। यहाँ पे 1 और 1 ये, और एग्जैक्टली 1 तो सीधा सीधा ये कि कॉमन जो 2 में आ रहा है उसको तीनों बार ऐड कर लो, और माइनस तीनों का कॉमन 3 बार सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन इसके बिहाफ पे देखते हैं, और उन क्वेश्चन से हमें बहुत क्लियरिटी मिलेगी समझने में कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये बच्चों जेई 2020 में 2019 का है, जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ पे टोटल कितने स्टूडेंट की बात हो रही है? 140 स्टूडेंट की बात हो रही है, जिनके रोल नंबर दे रखे हैं 1 से 140 तक। ऑल इवन नंबर आर ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स कोर्स। तो यहाँ पे इवन जो नंबर है वो क्या कर रहे हैं? मैथ्स को पढ़ रहे हैं।
तो आप यहाँ पे लिखना चाहोगे तो टोटल कितने स्टूडेंट है, सैंपल स्पेस की बात करें तो टोटल 140 है, ठीक है। जिसके अंदर मैं मैथ वाले लिखता हूँ, तो मैथ को एम से डिनोट करते हैं, तो वो कैसे हैं, इवन वाले। कैसे हैं, इवन वाले। तो 1 से 140 तक इवन कितने आते हैं, 70। तो ये हमने लिख दिया 70, ठीक है। अब आगे वाली पे ऑल दोज नंबर डिविजिबल बाई 3, किससे डिविजिबल है, 3 से। तो वो क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, यानी 3 के डिविजिबल वाले फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पी से फिजिक्स को लिख रहा हूँ, तो एन ऑफ पी कितना हो जाएगा। तो कभी भी आपको 3 की डिविजिबिलिटी वाले नंबर चाहिए, तो कहाँ से कहाँ तक अपन जा रहे हैं, 140 तक की बात हो रही है और उसमें 3 के डिविजिबल है। तो उसका तरीका क्या होता है, 140 में 3 से डिवाइड कर लो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। 140 में 3 से डिवाइड करके ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो इतने इसके अंदर 3 के डिविजिबल नंबर होंगे। तो इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 3 12 20 और ये 6, यानी 46 आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, तो अगली किसकी बात हो रही है, यहाँ पे केमिस्ट्री के कोर्स की बात हो रही है। और केमिस्ट्री का कोर्स किससे डिविजिबल हो रहा है, 5 से। तो एन ऑफ सी कैसे निकालूंगा मैं, 140 में 5 से डिवाइड करें और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। तो 140 में 5 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 28। यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या करते हैं, हम इंटीजर पार्ट ही लेते हैं। अब आपको पता है निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी हु डिडंट ऑप्ट एनी सब्जेक्ट, यानी आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, किसी भी एक के पास होने नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो ये आपको चाहिए, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है। तो आपको पता है ये प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको कहीं न कहीं यहाँ पे मैं ए बी सी नहीं लूंगा, पी एम पी और सी है, तो मैं एम पी और सी लगा देता हूँ, ठीक है। एम पी और सी डैश चाहिए। अब ये फॉर्मूला तो हमने देखा जस्ट पिछली वाली स्लाइड में कि हमें दो दो का कॉमन पार्ट भी चाहिए और तीनों का कॉमन पार्ट भी चाहिए। तो यहाँ से आपको नेक्स्ट कैलकुलेशन किसकी करनी है, एम इंटरसेक्शन पी, यानी एम और पी में कॉमन कितना आएंगे उसकी चाहिए। तो एम इंटरसेक्शन पी का मतलब होता है इवन भी होना चाहिए एंड 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। देखो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे लिखेंगे इवन इंटरसेक्शन 3 का मल्टीपल। अब इवन और 3 का मल्टीपल हो तो वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा नंबर होगा, मल्टीपल ऑफ 6 होगा। कौन सा नंबर होगा बताओ, इवन भी हो और 3 का मल्टीपल हो तो मल्टीपल ऑफ क्या हो जाएगा, 6। और मल्टीपल ऑफ 6 निकालने हैं तो 140 में 6 से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखेंगे। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया आपको, एम और पी का इंटरसेक्शन, तो इवन और 3 के मल्टीपल का इंटरसेक्शन यानी 6 का मल्टीपल चाहिए। अब 6 का मल्टीपल निकालेंगे तो 6 2 से डिवाइड करेंगे 12 और ये 3, तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 6 2 12, 2 बज गया 20 और 23 आ जाएगा। ऐसे अगला पार्ट चाहिए तो मैं क्या निकालूंगा, P इंटरसेक्शन C। तो P इंटरसेक्शन C क्या लिखूंगा बताओ, 3 का मल्टीपल और 5 का मल्टीपल, 3 इंटरसेक्शन 5 लिखेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, n ऑफ मल्टीपल 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 15। ये समझ पा रहे हो। तो 140 में 15 से डिवाइड करेंगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे, तो ये कितनी बार जाएगा, 9 टाइम आ जाएगा। फिर लिखेंगे एम इंटरसेक्शन सी, तो इसका मतलब होता है इवन भी होना चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो सीधा सीधा एक किसकी तरफ बात कर रहा है, मल्टीपल ऑफ 10, मल्टीपल ऑफ 10, किसके मल्टीपल की बात हो रही है, 10। और 10 के मल्टीपल कितने आएंगे, तो 140 में 10 से डिवाइड कर लेंगे तो 14 आ जाएंगे। अब लास्ट में हमें चाहिए तीनों का कॉमन पार्ट, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। तो एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी का मतलब होता है इवन इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 5। तो इवन भी हो, 3 का मल्टीपल 5 का मल्टीपल, तो कौन सा हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 30, मल्टीपल ऑफ 30। अब 30 के मल्टीपल कितने आ जाएंगे, तो 140 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम आ जाएगा, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, और ये बच्चों एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। अब मुझे इन सब का कॉमन पार्ट का डैश चाहिए, तो इस पार्ट को निकालने से पहले आपको एक बार यूनियन निकालना आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन पी यूनियन सी का बात करें तो फॉर्मूला क्या आएगा, बताओ फॉर्मूला क्या आएगा। तो ये
अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पहले मुझे नंबर में लिखना आना चाहिए। किस में लिखना आना चाहिए? तो पहले मैं नंबर निकाल लेता हूँ, तीनों में कॉमन कितने नंबर आएंगे, तीनों के यूनियन में कितने नंबर आ जाएंगे। तो n ऑफ m प्लस n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस m इंटरसेक्शन p माइनस p इंटरसेक्शन c माइनस m इंटरसेक्शन c प्लस m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। इतना ठीक है? ये कैलकुलेशन यहाँ से देखेंगे, सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ पे कभी गलती मत करना। तो ये 70 हो गया, फिर यहाँ पे देखेंगे तो 46, 28। मैं आपके साथ कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको समझाने में, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो गलती नहीं होगी। यहाँ तक ठीक है? अब आप इस कैलकुलेशन को देखोगे तो पहले ये वाला पार्ट देख लें, 23 और 9, 32, 32 और 40, 46, यानी ये 46 हो रहा है और ये भी 46, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब ये 28 और 4, 32 और 70, तो ये 102 आ जाएगा। कितना आ गया? 102। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए m डैश इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c डैश की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो मैं पहले आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पे तीनों के यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे वो पहले निकाल के रख लो, ठीक है? या मैं ऐसे कहूँ कि आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इसमें कॉमन a डैश p है, यहाँ पे क्या है? p। तो p डैश इंटरसेक्शन, यहाँ पे पहले m लिख लेते हैं, ठीक है? m डैश इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c डैश का मीनिंग क्या होगा? तो बच्चों आपको डी मॉर्गन यहाँ पे समझना है, क्या लगाना है? यहाँ पे डी मॉर्गन लगाना। तो कितना आएगा? m यूनियन p यूनियन c का होल डैश, और किसी के ऊपर डैश लगाते हैं और सेट थ्योरी की बात करें तो कितना हो जाएगा? n ऑफ s माइनस n ऑफ a n ऑफ s माइनस इसका u m यूनियन p यूनियन c, ठीक है? n ऑफ s कितना है? 140 माइनस 102, तो कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये वाली कैलकुलेशन देखेंगे कितनी आ जाएगी? 38 आ जाएगी। समझ में आ गया? अब 38 क्या है? इसमें एलिमेंट है। क्या है? इसमें एलिमेंट है। तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? m डैश इंटरसेक्शन p डैश इंटरसेक्शन c डैश। जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 38 उसका फेवरेबल और टोटल कितने हैं? 140, तो ये यहाँ से आ जाएगी 19/70, ठीक है? तो ये आपको सी ऑप्शन दिख भी रहा है अच्छे से। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर पूरी सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट लग रहा था, जिसको अपन इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बोलते हैं। तो जरूर ऐसे क्वेश्चन आपके नॉलेज में होने चाहिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने और आप कॉन्फिडेंट फील करें जब भी नए क्वेश्चन आपके सामने आए। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे ए बी सी ये सारे रीजन बता रखे हैं, तो एक तरह से हम इन सभी रीजन को पहचानना भी जानते हैं। ये ए, इस वाले रीजन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये रीजन कौन सा होता है? बी इंटरसेक्शन सी, और ये होता है ए इंटरसेक्शन सी, और जिसमें तीनों में कॉमन हो रहा है वो ए बी एंड सी, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं और उसमें क्या क्या दे रखा है। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि ए में 30 एलिमेंट है, कितने? 35 है, तो 35 है टोटल ए पूरी रिंग के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो एन ऑफ ए में कितना है? 35 है, एन ऑफ बी में कितना है? 40, और एन ऑफ सी में कितना है? 45। फिर ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी में ए आपका है 30 और बी इंटरसेक्शन सी में 12 और एन ए इंटरसेक्शन सी में, ठीक है? बीच में ए इंटरसेक्शन सी है, ठीक है? यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी है और ये बी इंटरसेक्शन सी है। यहाँ पे कितना है? 40, और तीनों में कॉमन पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव है पर आपको इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं ए यूनियन बी यूनियन सी में से, तो मैं पहले तो इनका तीनों को कॉमन निकालना चाहूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। कैसे निकालते हैं? पहले तीनों को ऐड करते हैं, तो 35 प्लस 40 प्लस 45 माइनस तीनों में जो कॉमन होता है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 30 माइनस 12 माइनस 14। इसमें वेन डायग्राम से नहीं जाओगे तो भी काम चल जाएगा। अच्छा इसमें तीनों में कॉमन पार्ट ये 5 है, कितना है बच्चों? 5 है, तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ये 5 है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये 13 और 12, 25 और 40, 39 हो गई। अब 39 नेगेटिव वाली वैल्यू है और ये कितनी है? पॉजिटिव में
तो 35 और 45, ये हो गया 80, कितना हो गया 80 और 40, 120, 125 माइनस 39, कितना है 39, देख पा रहे हो 39 है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे देखेंगे तो ये 75 और 11 86, कितना हो गया ये 86 आ रहा है मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या हो जाए कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दैट बिलोंग टू ओनली सेट ए, किससे बिलोंग कर रहा है ओनली ए, तो बताओ ओनली ए, क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले ही ओनली ए की बात करें तो हमने स्लाइड के अंदर देखा था ओनली ए कौन सा होता है, ये वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं ओनली ए। अब ओनली ए निकालने के लिए क्या बोला था कि पहले ए की बात करें, इसमें जो कॉमन जा रहा है तो ए का कॉमन बी के साथ जा रहा है और ए का कॉमन सी के साथ जा रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और तीनों के कॉमन पोर्शन को ऐड कर दो, ठीक है ए ऐड करेंगे तो ए की वैल्यू ओनली ए कितना है 35 है, ए और बी के बीच में कॉमन कितना है 13, और ए और सी के बीच में कॉमन कितना है, तो ए और सी के बीच में 12 कॉमन है और तीनों में एक ना 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 माइनस 20 तो 15 बच जाएगा, कितना बचेगा 15। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए, तो प्रोबेबिलिटी ओनली ए तो उसके फेवरेबल कितने 15 है, और किस में से निकाल रहे हैं अपन फ्रॉम ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी की बात करें तो टोटल डिवाइड में कितना आएगा 86 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 86, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम के बिहाफ पे अपन सॉल्व कर रहे हैं, तो वेन डायग्राम से हमें जो रिजल्ट मिला है वो रिजल्ट अगर डायरेक्टली याद है तो देखिए कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन बच्चों IIT एडवांस का है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है कि 3 इवेंट की बात कर रहे हैं, ए बी एंड सी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और यहाँ पे ध्यान दें ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, फिर ए इंटरसेक्शन बी और तीनों का कॉमन पार्ट दे रखा है, और यूनियन की एक रेंज दे रखी है कि 0.85 से ज्यादा है, तो फाइंड द रेंज ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके पास में जो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है, यूनियन की बात करें कुछ इंडिविजुअली, तो ये कहाँ से कहाँ तक ऑलवेज लेस देन 1 होती है, ऑलवेज क्या होती है लेस देन 1 होती है या 1 के इक्वल होती है, 1 से ज्यादा कभी नहीं होती है। अब हमें गिवन क्या है कि 0.85 से ज्यादा है, ये ऑलवेज होता है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ये आपकी 0.85 से ज्यादा है। तो यहाँ से मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा ए यूनियन बी यूनियन सी है वो 1 और 0.85 के बीच में लाई करेगा, इतना ठीक है। मेरा जो ए यूनियन बी यूनियन सी है वो 0.85 से लेके 1 के बीच में लाई करने वाला है। अब मैं सबसे पहले तो क्या करूंगा, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा, फिर इसकी रेंज को यूज करेंगे। अब इसमें अननोन कौन रहेगा, बी इंटरसेक्शन सी, उसकी रेंज आपको कहीं के इसी हेल्प से मिल जाएगी। अब देखिए जब मैं ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला लिखता हूँ तो मेरे पास में फॉर्मूला मेरे माइंड में चलना चाहिए कि क्या आएगा, तीनों पार्ट आएंगे, फिर तीनों के दो दो के कॉमन आएंगे, तो देखो यहाँ पे यूनियन है तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए, तो यहाँ से मैं इंटरसेक्शन निकालना चाहूंगा। तो आप जानते हो दो सेट के अकॉर्डिंग देखें तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ पी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है 0.8 है, यहाँ 0.6 प्लस 0.4, और ये तो मुझे निकालना ही है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2, तो ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी आ गया, तो आप बताओ ए यूनियन बी यूनियन सी का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा है, तो पहले तीनों का एडिशन, पहले तीनों का एडिशन माइनस दो दो का कॉमन, दो दो का कॉमन, तो जब दो दो का कॉमन लेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस तीनों का कॉमन पार्ट ऐड कर लेंगे, राइट। एक बार काम करो, इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो पी ऑफ ए कितना है 0.6 है, ऊपर से देखते जाओ, ये 0.4 है, ये 0.5 है, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला 0.2 आया है, बी इंटरसेक्शन सी तो आपको चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी तो क्वेश्चन के अंदर चाहिए, और ए इंटरसेक्शन सी कितना है, देखो ए इंटरसेक्शन सी आपको दिखेगा 0.3 है, और ये वाला पार्ट तीनों का कॉमन कितना है 0.2 है।
जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये 0.2 से 0.2 कट जाएगा, राइट। तो ये वाली पार्ट, अच्छा ये 1.5 में से 0.3, तो ये 1.2 माइनस बी इंटरसेक्शन सी हो रहा है, राइट। अब ये कंडीशन आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारी जो रेंज है, आपको क्या गिवन है कि ए यूनियन बी यूनियन सी 1 से कम होता है ऑलवेज, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 0.85 से ज़्यादा है। तो ये जो आपका जो रिलेशन है, ये जो आपको वैल्यू मिली है बी यूनियन सी, ये जो फर्स्ट रिलेशन है ये किसके बीच में लाई करेगा? तो आप कहोगे ये जो रिलेशन है ये लाई करेगा 1 एंड 0.85 के बीच में, राइट। अब बस यहाँ से इसको सॉल्व कर लो तो आपको बी इंटरसेक्शन सी का कॉमन पार्ट मिल जाएगा। जब मैं इसको इस साइड में लूंगा, जब ये वाला पार्ट इस साइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस का 0.35 आ जाएगा, लेस देन माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और ये वाला पार्ट इधर लिखेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब आपको पता है जब माइनस साइन हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू स्विच हो जाएगी, ये इधर पहुंच जाएगी और ये इधर आ जाएगी। तो बी इंटरसेक्शन सी लेस देन 0.35 और लेस देन 0.2, आपको ये पहला ही ऑप्शन नजर आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, देखो एडवांस में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अगर आपको इस समझ में अच्छे से आ गया है तो अगर आगे एक क्वेश्चन और आपको करवाऊं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे भी 3 सेट की बात हो रही है और इसमें बोला गया है एग्जैक्टली 1 ऑफ ए एंड बी, exactly 1 of B and C and exactly 1 of C and A are 1/4, यानी यहाँ पे exactly A और B की। तो बताओ, थोड़ा सा मैं लिखने की कोशिश करूं तो exactly A और B का मीनिंग क्या होता है? तो exactly A और B का मीनिंग हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, ये होता है P of A माइनस P of B 2 टाइम A इंटरसेक्शन B। यार ये कितना है? 1/4 है। क्या आपको समझ में आया ये वाला पार्ट? एग्जैक्टली ए और बी का मतलब अगर आप वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो 2 सेट अगर देखें, हालांकि यहाँ पे 3 गिवन है लेकिन मैं आपको 2 से समझाने की कोशिश करूंगा तो अच्छे समझोगे। ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं एग्जैक्टली 1, ऐसे भी कह सकते हैं ओनली ए प्लस ओनली बी। क्या कह सकते हैं? ओनली ए प्लस ओनली बी। तो एग्जैक्टली ए और बी का मतलब होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस 2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे में आगे लिखूं एग्जैक्टली बी और सी, तो इसका मीनिंग होगा पी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम बी इंटरसेक्शन सी, और ये भी कितना है? 1/4 है। इक्वेशन सेकेंड। अब आपको आगे लिखा है एग्जैक्टली, ठीक है, किसका है? ए और सी की बात हो रही है। तो ये कितना रहेगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ सी माइनस 2 टाइम पी ए इंटरसेक्शन सी, ये कितना है? 1/4 है। ये मेरा थर्ड रिलेशन हो गया। और साथ में क्या दे रखा है? ऑल 3। ये ऑल 3 कितना दे रखा है? 1/4 दे रखा है। तो ऑल 3 का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है? 1/16। ये आप रिलेशन 4 मान सकते हैं। अब आपको पता है कि फाइंड क्या करना है, तो फाइंड आपको करना है बच्चों, यहाँ पे ये जो रिलेशन दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड किसकी करनी है। तो यहाँ से आप देखोगे तो इसको आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको ये नजर आएगा कि मेरे को पी ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहने का मतलब मुझे एक कहीं की फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इस फॉर्मूले के मुझे पार्ट तो पता है कि तीनों का एडिशन माइनस तीनों का सब्ट्रैक्शन प्लस तीनों का कॉमन पार्ट लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से मुझे मिल सकते हैं। तो देखो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐड जब करेंगे तो पी ऑफ ए कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। पी ऑफ पी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। और पी ऑफ सी भी कितनी बार आएगा? 2 बार। ऐसे ही ये तो 2 बार है, तो इसमें मैं सब में से 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो मेरे पास में क्या बचेगा? ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, इतना बच जाएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/4, क्योंकि तीनों को ऐड किया है। अब 3/4 है और ये 2 कॉमन आ गया था, तो मैं यहाँ से अगर 2 हटाना चाहूंगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला पार्ट 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3/8। समझ गए? यानी अब आप देखो, जब आप फॉर्मूला लगाते हो ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो इस फॉर्मूले के अंदर क्या आता है? उस फॉर्मूले के अंदर आता है पी ऑफ ए
प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन सी माइनस, या में माइनस रहता है, ठीक है बच्चों, ये माइनस रहता है और ये भी माइनस रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी का कॉमन। ये पता नहीं कितनी बार आपने लगा लिया, तो अब याद हो जाना चाहिए। तो देखिए ये पहले आखिरी पार्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितनी है, 3/8 है, कितनी है 3/8 है, और प्लस आखिरी वाला पार्ट कितना है 1/16 है, कितना है 1/16, तो इसमें 16 डिवाइड में आ जाएगा और ये 6 + 1 7/16 हो जाएगा। अब 7/16 आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 सेट के रिलेटेड हमें कुछ भी कंडीशन दे रखी हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। और भी जो क्वेश्चन होंगे तो आगे मैं डीपीपी के अंदर इंक्लूड करवा दूंगा, तो आप सीक्वेंस में देखते जाइए, काफी अच्छे लेवल से हम कंटेंट कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो कुछ बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से रिलेटेड जो भी हो सकते हैं, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसे 2 इवेंट हैं और उनमें जो कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो उसको बोलते हैं ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो अब आपके बताओ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ये एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन है कि ए इंटरसेक्शन बी का 0 होना चाहिए, यानी ऐसे 2 इवेंट जिसके आपस में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें या डिसजॉइंट इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट इवेंट। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला रिड्यूस होकर एक छोटा सा बन जाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हमेशा ही हो। हमेशा फॉर्मूला कौन सा होता है बच्चों बताओ तो देखो हमेशा तो ये होता है, ए यूनियन बी की बात करें तो पी ए प्लस पी बी, ये विदाउट एनी स्पेशल कंडीशन हमेशा ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया तो केवल इतना ही बचेगा। और यही सेम कंडीशन अगर 3 सेट हैं तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा, तीनों के एडिशन के बराबर हो जाएगा। कहना ये चाह रहा हूँ कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो यूनियन की जगह क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है, यूनियन की जगह क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर एक्सक्लूसिव इवेंट है तो यूनियन की जगह प्लस का साइन आपको लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे 3 सेट दे रखे हैं, ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसमें ए बी एंड सी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है और ये वेरिएबल प्रोबेबिलिटी है। तो आपको बताना है कि आपकी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो कंडीशन दे रखी है एक्स के फॉर्म में, तो इसमें एक्स का क्या इंटरवल होना चाहिए ये यहाँ पे लगाना है। अब हिंट के तौर पे बताएं तो आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। क्या करती है, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। तो आपको सबसे पहले तो ये कंडीशन अप्लाई करनी है, ठीक है, पी ऑफ सी। अब इसको जब अप्लाई करोगे तो आपके पास में एक कंडीशन आएगी यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3 कंडीशन आएगी, तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें एक्स का एक रेंज मिल जाएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी ये हमने पढ़ा है कि ये भी 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो ये आपके पास में 4 कंडीशन है, इन चारों कंडीशन का जब आप इंटरसेक्शन ले लोगे तो आपके पास में आंसर आसानी से मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको 3 जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसमें इंडिविजुअली को आप 0 से 1 के बीच में रखना, तो ऐसे 4 पार्ट बन जाएंगे यूनियन से रिलेटेड। तो यहाँ पे यूनियन का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि 3 इवेंट हैं और उसमें यूनियन की बात करें तो तीनों का एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, तीनों का एडिशन। तो उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लोगे और जब आप सॉल्व करोगे तो फाइनली डी आंसर इसका निकल के आएगा। और ये क्वेश्चन आपका जेई फिर मैं कहूँगा 2020 में पूछा था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं एग्जाम में, बिल्कुल आते हैं, आपको हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, देन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बेस थ्योरम, उनको कवर करेंगे। तो अगर आप कंटिन्यूसली इसको देख रहे हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और आपकी कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इम्पोर्टेंट लेक्चर है, तो ज़रूर इसको अटेंड करें और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के बीच में सर्कुलेट भी जरूर करना। थैंक यू।